हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू लिव। ये मेरी ईमेल आईडी है learn2live678@gmail.com। आप मुझे यहाँ पे अपनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में एक बेसिक की वीडियो कवर कर ली थी, जिसके अंदर आप चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ क्लास 8th कवर कर रहे हैं। बेसिक की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वो बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले बेसिक की वीडियो कंप्लीट करें। नेक्स्ट 2 पार्ट्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 को कवर किया था और आज हम लोगों का टारगेट रहेगा 13.2 को कवर करने के लिए। ओके, 13.2 को कवर करने के लिए आपको एक एनसीईआरटी बुक चाहिए और अपनी एक रफ कॉपी। एनसीईआरटी बुक में से आपको रीड करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को लिखवाती नहीं हूँ। ओके, आ जाओ फटाफट फिर क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको ये बताना है, कुछ सब पार्ट्स दिए हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, आपका सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसमें है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू बी कंप्लीटेड द जॉब। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बेसिक की वीडियो में दिया था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हाउस है बेटा, ठीक है, और उस हाउस में क्या लगे हुए हैं, वर्कर्स लगे हुए हैं। लेट्स से आपके पास सिर्फ पहले एक ही वर्कर लगा हुआ है और वो एक वर्कर उस काम को या उस पूरे घर को 10 डेज में कंप्लीट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 मोर वर्कर्स को एम्प्लॉयड कर दूँ, दैट इज अब टोटल 4 वर्कर्स हो जाएंगे और 4 वर्कर्स शायद उस काम को 2 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो इस केस में आपके पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर इनवर्स प्रोपोर्शन। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 13.2 इनवर्स प्रोपोर्शन में। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन पूछ रहा है वो आपसे कि टाइम और डिस्टेंस बताओ कि इनवर्स में है या फिर डायरेक्ट में है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप 2 किलोमीटर को लेट्स से 20 मिनट्स में ट्रैवल करते हैं, तो जब हम डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे डिस्टेंस, लेट्स से हम लोगों ने डिस्टेंस कर दिया 10 किलोमीटर, तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा टाइम में ट्रैवल होगा। तो लेट्स से आपको कितना लग गया है, 60 मिनट्स लग गए हैं। कितना टाइम लग गया, 60 मिनट्स। इस केस में क्या हो रहा है कि जब आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपका टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब दोनों तरफ इंक्रीज होता है, दैट इज वो आपका किस में होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। थर्ड पार्ट आपके पास है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। लेट्स से आपके पास एक खेत है दिस साइज का और उसके अंदर आपने क्या की हुई है, क्रॉप को लगाया हुआ है। उसने आपसे पूछा है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड, यानी आपका कितना एरिया का खेत है, एरिया ऑफ कल्टीवेशन, और आपसे पूछा है क्रॉप हार्वेस्टेड। क्रॉप हार्वेस्टेड का मतलब कि उसके अंदर से आप कितनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकते हो, कितनी क्रॉप्स का प्रोड्यूस ले सकते हो, कितनी क्रॉप यील्ड कर सकते हो। यहाँ पे अगर लेट्स से कि हमारे पास एक फील्ड है और उसमें कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है, 6, तो जब ये नंबर साइज आपकी फील्ड का इंक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपके जो प्लांट्स हैं उनका नंबर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपकी फील्ड क्या हो गई, इंक्रीज होगी। पहले छोटा खेत था, अब बड़ा खेत है। क्रॉप हार्वेस्टिंग यानी कितने प्लांट्स आप वहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से लेट्स से 6 प्लांट निकाल रहे हो, यहाँ से आप कितने निकाल रहे हो, 8। तो ये भी क्या हो गई, आपकी क्रॉप हार्वेस्टिंग भी इंक्रीज हो रही है। जब दोनों केसेस में आपके पास इंक्रीमेंट चल रहा है तो वो आपका किस में होता है, डायरेक्ट में। आपका 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। फोर्थ पार्ट में वो आपको क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन रीड करें। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। टाइम और स्पीड के बारे में है। ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, बहुत फेमस एग्जाम्पल है इनवर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बेसिक में ये कंप्लीट करवाया है, जिसमें मैंने कहा है कि अगर आप दिल्ली टू बॉम्बे बाय ट्रेन जा रहे हैं तो आपको टाइम क्या लगेगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और अगर आप क्या कर रही हैं, बाय एयर जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। स्पीड किसकी ज़्यादा है, एरोप्लेन की ज़्यादा है, ट्रेन की स्पीड क्या है, कम।
जब आपके पास ट्रेन की स्पीड कम है और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और ट्रेन एरोप्लेन की स्पीड ज़्यादा है और वहाँ पे टाइम कम हो रहा है, तो ये किसका केस है? ये आपका केस है इनवर्स का। तो आपका 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या है? इनवर्स में है। लास्ट एंड फाइनल पार्ट, योर फिफ्थ पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री का मतलब है कि कितनी पॉपुलेशन है और उसको कितना एरिया ऑफ लैंड उसको डिवाइड आ रहा है, यानी उसके हिस्से में आ रहा है। इस चीज़ को आप एक्सेस से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास इंडिया है, इंडिया का मैप है, लेट करना है सिर्फ, और हम लोग इस एरिया को कवर कर रही हैं कि ये सारा का सारा एरिया क्या है? पॉपुलेशन से फिल्ड है, सारी की सारी पॉपुलेशन इसमें है, और हर किसी को सिर्फ इतना इतना स्पेस मिल रहा है। हर किसी पर्सन के पास क्या है? सिर्फ इतना ही स्पेस है। अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे तो ये स्पेस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी एडजस्ट करना है, तो स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या आप इसको सिंपल ये समझ सकते हो कि इंडिया को आप एक रूम मान सकते हो कि हमारे पास एक रूम है और उस रूम में हमारे पास लेट से 6 पर्सन्स हैं। अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर दूं, यानी इसी रूम में मुझे और भी पर्सन्स को इंक्लूड करवाना है, और पर्सन्स को घुसाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पेस, अगर ये लोग पहले लेटे हुए होंगे तो अब इन्हें बैठ जाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ पर्सन्स को अगर मैं इंक्लूड कर दूंगी रूम में तो इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो यानी आपका जो स्पेस, पहले इतना बड़ा स्पेस एक पर्सन के आ रहा था हिस्से, अब वो स्पेस क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि आपको और नंबर ऑफ पर्सन्स को क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना है। और अगर आपने फिर और पर्सन्स को भी इंक्लूड किया तो यानी वो स्पेस क्या रह जाएगा? और भी कम। तो इस केस में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। जो ये डॉट्स हैं वो क्या है? आपकी पॉपुलेशन है। वो डॉट्स क्या हैं? आपके पॉपुलेशन है। सो पॉपुलेशन क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। और एरिया क्या चल रहा है आपका? एरिया पर पर्सन। एरिया पर पर्सन दैट मीन्स पहले एक पर्सन को कितना एरिया आ रहा था, अब एक पर्सन को कितना आ रहा है, और अब एक पर्सन को कितना एरिया आ रहा है, और ये एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका किस में है एग्जाम्पल? इनवर्स का एग्जाम्पल है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करें अपने। इसमें बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में इसे समझा देती हूँ। एक टेलीविजन गेम शो हो रहा है जिसमें मनी प्राइज रखा गया है 1 लाख रुपीज़, और उसको इक्वली डिवाइड करना है हर एक विनर के बीच में। तो एक टेबल उन्होंने आपको पहले से गिवन है, उस टेबल को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। ओके, एक बार क्वेश्चन, जब तक मैं टेबल बना रही हूँ, अपने क्वेश्चन को रीड करें एनसीईआरटी से। सो दिस इज योर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करना है। विनर है उसको जो फर्स्ट प्राइज है उसको 1 लाख रुपीज़ मिला है, और इसी तरीके से वो सारा का सारा क्या है? बाकी विनर्स में डिवाइडेड हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपके क्या चल रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो वहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल को पुट कर सकते हैं, और आपको ये सारे वेरिएबल्स क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर आपका इनवर्स में है। यहीं से चेक हो जाएगा, आपको 2 कॉलम फुल किए हुए हैं वहीं से। यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं? इंक्रीज 1 से क्या चल रहा है? 2। यहाँ पे चीज़ें इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे प्राइज मनी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो डैट मीन्स आपका 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है। किस में है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सो ए निकालने के लिए किसी भी एक टर्म से कंपेयर करेंगे। ऐसी टर्म जो आपको गिवन है उसी से आपको कंपेयर करना है। मैं फर्स्ट टर्म से ही इसे कंपेयर करूंगी। 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय ए। मैंने आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए सिखाया है। जब कभी भी इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 1 मल्टीप्लाई दिस मच, 1 लाख इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए। आपको ए फाइंड करना है, तो ये क्या है? आपके साथ मल्टीप्लाई। तो जब ये इज इक्वल टू के इधर आएगा ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये क्या चल रहा है आपका? 1 लाख रुपीज़, और 4 क्या आ जाएगा? डिवीजन में इज इक्वल टू ए। 2 के टेबल में कैंसिल करो। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, और पीछे जीरोस लग जाएंगी एज इट इज़। 2 के टेबल में 50 आता है अगेन 25 पे, पीछे जीरोस लग जाएंगी एज इट इज़। सो आपका ए कितना आ गया?
25,000। यहाँ पे आप देखें 5, कंपैरिजन के लिए आपको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय b। अगेन मैंने आपको कहा था कि इन्वर्स में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं आपस में, मल्टीप्लाई। सो 5 मल्टीप्लाई b, मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में 5 इज इक्वल टू b, इसे डायरेक्टली आप कैंसिल करेंगे। सो आपके पास ये आपका आंसर है 20,000। सिमिलरली सी डी ई को भी इसी तरीके से निकालेंगे। मैं इसे थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ये बहुत इजी है और आप ही निकाल पाएंगे इन क्वेश्चंस को। 3 4 5 zeros डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू सी। कैंसिल करें 4 50,000 2 25, यहाँ पे अगेन 2 से कैंसिल करें, 2 1 द 2 2 2 द 4 5 0 0। सो आपका सी आ गया दिस मच। और डी के लिए अगेन कंपेयर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय डी। 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई डी। एक 0 से एक 0 कैंसिल। अगर आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, 5 zeros इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड इज इक्वल टू डी। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा, तो डी आपका आंसर सेम आएगा दोनों। और ई आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि आपका ई का आंसर क्या आया है। थैंक यू। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार देखिए अपने बुक में। रहमान जो है वो व्हील मेकिंग बनाते हैं और स्पोक्स एडजस्ट करने हैं। स्पोक्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास व्हील होते हैं तो इस तरीके से जो डंडे लगे होते हैं उन्हें हम लोग स्पोक्स कहते हैं। वो इस तरीके से स्पोक्स लगाना चाहता है कि इक्वल स्पोक्स लगाए और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी एक व्हील है और उसने स्पोक्स लगा दिए हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या आए, दोनों सब में इक्वल आए, किसी भी कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स का इक्वल आए। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब समझो पहले तो एक बार। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार। जैसे ये आपका व्हील है, अगर मैं यहाँ से काउंट करती हूँ, मेरा ये पहला क्या है, स्पोक है, तो इसका कॉन्सिक्यूटिव स्पोक ये होगा और इसका कॉन्सिक्यूटिव स्पोक ये होगा। कॉन्सिक्यूटिव होता है लगातार, जैसे ये आपका कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो कॉन्सिक्यूटिव कुछ नहीं है, इसके बाद ये और इसके बाद ये, यानी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, यानी उसके बाद जो स्पोक आएगा उनके बीच में जो एंगल होगा, ये एंगल्स आपके क्या होने चाहिए, ये एंगल्स आपके पास इक्वल होने चाहिए। ठीक है, रहमान ऐसा चाहता है। सो उसने आपको टेबल दिया है, अगेन यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्पोक्स और यहाँ पे लिखा है एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्पोक 4 90 डिग्री, देन वी हैव 6 60 डिग्री, और वो आपसे 8 10 और 12 इनके लिए चाहता है निकालने। सो पहले एक बार यहाँ पे जो आपको गिवन है वहीं से जज कर लें कि इन्वर्स है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पे 4 to 6 क्या हो रहा है, चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। 4 to 6 में क्या हो रहा है, चीज़ें इंक्रीज हो रही है, और हेयर एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर यहाँ पे एक यूनिट आपको गिवन ना हो, सिर्फ एक यूनिट गिवन हो, तो आप इससे ये भी पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रहमान ने सबसे पहले वाले व्हील में सिर्फ 4 स्पोक्स लगाए हैं, ठीक है, तो ईच एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर आपके पास इस चीज़ का लॉजिक नहीं है तो इट्स ओके, 90 कैसे बना, सिर्फ इसे लर्न करें। और मेरी बात सुने, अगर आपने नेक्स्ट व्हील में नंबर ऑफ स्पोक्स ज़्यादा कर दिए हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स क्या कर दिए हैं, ज़्यादा कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 थे, यहाँ पे कितने हो गए आपके पास, 6 3 4 5 6 और 8 हो गए हैं। सो यहाँ पे पहले 90 डिग्री एंगल था, यहाँ पे एंगल क्या होगा, इससे कम होगा। एंगल क्या होगा, इससे कम होगा। सो स्पोक्स यहाँ पे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। स्पोक्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, और एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। जब एक चीज क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है एंड सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, देन दैट प्रोपोर्शन इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आपका इनवर्स का एग्जाम्पल है। 8 के लिए A B C करें, जो चीज़ आपको गिवन है किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं आप। ये वाली क्वांटिटी भी ले सकते हैं और ये वाली भी ले सकते हैं। सो एक्सरसाइज 13.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 3, इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आप ये सब लिखेंगे। उसके बाद देखें 4 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री इज इक्वल टू, जो यूनिट आपको निकालनी है, 8 डिवाइडेड बाय A। ओके, इनवर्स में आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दिस। यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिग्री से डिग्री, ये सिंपल इसे आप 90 लेट ही करें। 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2 है और यहाँ से 45। सो ए का एग्जाम्पल कितना है, ए कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। 4 के टेबल में 8 हम लोगों ने कट किया है 2 पे, और 2 से 90 मैंने कट किया है 45 पे। 2 से 90 अगर कई बच्चों को नहीं आ रहा है डिवाइड करना, जो बहुत ही बेसिक लर्नर्स हैं, तो 2 को आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। सो 2 के टेबल में 4, 8 कम्स हेयर, हाँ हाउ मच 10, देन 5 पे 10। ओके, बेसिक चीज़ें। सो अब इसी तरीके से हम लोग बी वैल्यू निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई बी। अगेन न्यूमरेटर एंड अगर ये इन्वर्स में है तो चीज़ें इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगी, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में इज इक्वल टू बी, 0 से 0 कैंसिल, गिव्स यू 36 डिग्री। सिमिलरली सी के लिए आप फिर से कंपेयर करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई सी हेयर। 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई सी। 4 मल्टीप्लाई 90, 12 डिवीजन में आ रहा है सी हेयर 3, 4 के टेबल में 12, 3 पे, 3 के टेबल में 90, 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सब पार्ट छोड़ दिए हुए हैं, उनको आप इसी के बेसिस पे आंसर करें। फर्स्ट पार्ट है, आर द नंबर ऑफ स्पॉक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पॉक्स इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आप मुझे बताएं जो हमारा ये वाला टेबल चल रहा है क्या ये इनवर्स में है? यस, ये इनवर्स में। मैंने अभी आपको समझाया था कि नंबर ऑफ स्पॉक्स क्या हो रहे हैं, अगर इंक्रीज हो रही हैं, स्पॉक्स तो क्या हो रहे हैं इंक्रीज, लेकिन उनके बीच का एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये इनवर्स में ही है। अभी हम लोगों ने इस चीज़ को जज कर लिया था। सेकेंड पार्ट में है 15 स्पॉक्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है। 15 स्पॉक्स के लिए यहाँ से अलग से एक टेबल बना के 15 और डी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कितना आएगा। मैं आपको सिंपल 15 डी, यहाँ से आपको डी फाइंड आउट करना है इसी मेथड से। नेक्स्ट वी हैव है थर्ड पार्ट में कि कितने स्पॉक्स चाहिए अगर हमें एंगल 40 डिग्री बनाना है। अब की बार आपको क्या दे दिया है, एंगल गिवन है। अब की बार आपको क्या गिवन है, एंगल गिवन है। सी, अब आपको एंगल गिवन है 40 डिग्री, यानी आपको ई पार्ट निकालना है। सो थर्ड पार्ट को एक बार ध्यान से देखें, और बहुत सारे बच्चे इस पार्ट को डायरेक्टली सॉल्व कर भी पा रहे होंगे। सो 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 40, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवीजन में इज इक्वल टू ई है, कैंसल आउट 10, 0 से 0, सो ई इज इक्वल टू 9। लेकिन ये 9 आया क्या, ये 9 यहाँ पे आया है। सो आप इसके पीछे 9 स्पोक्स लिखेंगे, और इसके अलावा जितने भी हमारे आंसर्स आए हैं उनमें हम लोगों ने डिग्री लगाया, क्योंकि हमारे आंसर्स यहाँ एंगल पे आ रहे थे। ओके, सो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार रेफर करें अपनी बुक से। यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स को 24 चिल्ड्रन में डिवाइड कर दें तो हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही हैं। वो कह रहा है कि हाउ मैनी वुड ईच गेट अगर 4 बच्चों को रिड्यूस कर दिया जाए। सी, आप एक टेबल बनाएं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहला काम आपके पास यही होना चाहिए कि आपको टेबुलर फॉर्म में से कन्वर्ट करना आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और स्वीट्स ईच पर्सन गेट, स्वीट्स ईच पर्सन गेट। सो पहले हमारे पास 24 स्टूडेंट्स थे, फिर 4 स्टूडेंट्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। पहले 24 बच्चे थे, 4 बच्चे कम कर दिए, रिड्यूस का मतलब है कम कर दिए गए हैं। अगर 4 बच्चे कम हो गए तो इसका मतलब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 20। पहले जब 24 बच्चे थे, हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही थी। फॉर एग्जाम्पल 24 नहीं, हम लोग सिर्फ लेंगे, हमारे पास 2 बच्चे हैं और इनके दादाजी हैं, और इनके दादाजी इन्हें स्वीट्स दे रहे हैं। दोनों बच्चों को, फैमिली के दोनों बच्चों को जो उनके ग्रैंडफादर ने स्वीट्स प्रोवाइड करी हैं, हर किसी को 2 स्वीट्स आ गई हैं। ओके, 2 स्वीट्स दोनों को आ गई, इनके ग्रैंडफादर ने 2 बच्चों को स्वीट्स दी हैं, 2 स्वीट्स दोनों को आ गई हैं। अगर इनके कज़न आ जाते हैं 2 और, तो क्या होगा, दादाजी के पास स्वीट्स खत्म है,
अब इनके पास जो स्वीट्स हैं, यानी दादाजी के पास टोटल स्वीट्स थी 4। अब दादाजी क्या करेंगे, सबको एक एक स्वीट्स देंगे, सबको क्या करेंगे, एक एक स्वीट्स देंगे। और अगर दादाजी के पास 4 स्वीट्स हैं और सिर्फ एक ही बच्चा है, बाकी तीनों क्या गए, बाकी तीनों घूमने गए हैं और दादाजी के पास सिर्फ एक ही बच्चा है, तो फिर दादाजी ने क्या किया, उस एक बच्चे को ही स्वीट्स दी हैं। तो यानी 4 की 4 स्वीट्स किसे मिल जाएंगी, उस अकेले बच्चे को। यानी अगर पर्सन बढ़ रहे हैं तो स्वीट्स क्या हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। अगर पर्सन कम हो गए तो स्वीट्स क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। 24 बच्चों को 5-5 स्वीट्स मिल रही थी। अगर बच्चे कम रह गए हैं तो जो स्वीट्स पहले 4 बच्चों को मिलनी थी, जो 5 स्वीट्स पहले 4 बच्चों को मिलनी थी, वो स्वीट्स भी कहाँ आ जाएंगी, इनके पास। यानी नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी ना। अगर 4 लोग हैं, 4 बच्चे हैं और सबको एक एक स्वीट मिल रही है, अगर 3 बच्चे घूमने चले जाते हैं और एक ही बच्चा रहता है, तो इस अकेले बच्चे को 4 स्वीट्स आएंगी। यानी पहले उसे 1 स्वीट आ रही थी और अब इसे 4 स्वीट्स आ रही हैं। ऐसे यहाँ पे अगर बच्चे कम हो रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ स्वीट्स ईच पर्सन क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे चीज़ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्स में है। सो यहाँ पे इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएं, 24/5 इज इक्वल टू 20/x। x आपको फाइंड आउट करना है। 24 × 5 इज इक्वल टू 20 × x। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। 5 के टेबल में कैंसिल किया 4 पे, 4 के टेबल में कैंसिल किया 6 पे। सो x इज इक्वल टू 6 स्वीट्स। सो अब बच्चों को कितनी आ रही हैं, कंट्रीब्यूट हो रही हैं 6। सो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखें। एक फार्मर है जिसके पास 20 एनिमल्स हैं, उसके पास इनफ फूड है 20 एनिमल्स को देने के लिए। कितने दिन दे सकता है, 6 दिन। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए टैबुलर फॉर्म बना लें। फार्मर के पास एनिमल्स, आप इसे नंबर ऑफ एनिमल्स कर सकते हैं और यहाँ पे फूड। तो 20 कितने एनिमल्स थे, हाँ 20 एनिमल्स हैं और 6 दिन उन एनिमल्स को क्या कर सकता है। फार्मर के पास इतना फूड है कि वो अपने 20 एनिमल्स को 6 दिन खाना खिला सकता है। ओके, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। वो 10 एनिमल्स को और ले आया, यानी अब एनिमल्स कितने हो गए, 30 हो गए। अब एनिमल्स कितने हो गए, 30 हो गए। तो वो फूड क्या होगा, कम दिन चलेगा ना या ज़्यादा। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस चीज़ का आंसर करें कि वो ज़्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा। सो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। अगर आपके पास, इस चीज़ को यहाँ से कंपेयर करें, अगर आपके पास 2 पर्सन हैं और उन 2 पर्सन के सामने एक फूड है जो 4 डेज चलेगा, उनकी किचन में एक राशन है जो 4 दिन चलेगा। अगर आपके पास 2 पर्सन और आ गए तो आपको उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा। आप उन्हें भी खाना खिलाएंगे और अगर आप उन्हें खाना खिलाएंगे तो जो फूड आपका 2 पर्सन्स का 4 दिन चलना था, उनको भी खाना खिलाने में वो फूड कितने दिन चलेगा, सिर्फ 2 दिन चलेगा। सो नंबर ऑफ पर्सन तो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, लेकिन फूड क्या हो रहा है, डिक्रीज। सेम केस यहाँ पे अप्लाइड होता है आपके लिए। नंबर ऑफ एनिमल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, फूड क्या हो रहा है, डिक्रीज। आपको ये फूड निकालना है। सो ये भी आपका इन्वर्स में है। 20/6 इज इक्वल टू 30/a। आपको a फाइंड आउट करना है। 30 उधर जाके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 2 पे कैंसिल, यानी a आपका कितना आ गया, 4 डेज। पहले 6 डेज था, अब आपका 4 डेज है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक बार अपनी मैथ्स की बुक में रेफर करें। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 3 पर्सन्स को रिवायर करने के लिए जसमिंदर के हाउस को, रिवायरिंग मतलब रिवायर कर रहे हैं आप, उसमें वायरिंग करने के लिए जसमिंदर के हाउस को 4 डेज लगाए हैं। कितने लगाए हैं, 4 डेज लगाए हैं। इफ़ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। ओके, सो कॉन्ट्रैक्टर, एक आप इसको देख के फटाफट क्या बना लें, एक टैबुलर फॉर्म में बना लें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो 3 हैं और उसको 4 दिन में क्या कर देंगे, रिवायर कर देंगे। नंबर ऑफ पर्सन 3 है और नंबर ऑफ डेज जो रिवायर करने के लिए उसे लग रहे हैं वो कितने हैं, 4 हैं।
अगर पर्सन 4 हो जाए तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको हट का एग्जाम्पल लेके बताया था कि अगर एक वर्कर किसी हाउस को एक पर्सन किसी हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगा हुआ है और वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज कर दें तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, जैसे आपके पहले एक पर्सन क्या था, इस हाउस को बनाने के लिए लगा हुआ था, तो उसको मान लो 4 दिन लग रहे थे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 पर्सन को और ले आती हूँ, यानी टोटल 3 पर्सन हो जाएंगे, वो अब एक ही दिन में कर देंगे। तो पर्सन्स तो क्या हो गए, इंक्रीज, और डेज क्या हो गए, डिक्रीज। यहाँ पे भी यही हो रहा है, पर्सन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, और डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। अगर ज़्यादा पर्सन किसी एक रूम में पेंट करने के लिए लगेंगे तो वो क्या करेंगे, कम टाइम लेंगे, यानी जल्दी से उस काम को कंप्लीट कर देंगे। सो जब इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये आपका किस में है, इनवर्स में है। सो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को 3 डेज आंसर आया आपका, किसी बच्चे को इस तरीके से आपको कि इनवर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, ये सब करके दिखाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें एक बार। एक बैच है बोटल्स का जो पैक्ड होता है, एक तरह से बॉक्स है, उसमें नंबर ऑफ बॉटल्स हैं आपके पास। ओके, नंबर ऑफ बॉटल्स हैं आपके पास, और वो जो नंबर ऑफ बॉटल्स हैं वो कितनी दी हुई है इन्होंने, 25 बॉक्सेस हैं जिसमें 12 बॉटल्स ईच हैं। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, तो कितने बॉक्सेस फिल्ड होंगे। सो अगेन मैं आपको कहती हूँ कि टेबुलर फॉर्म को फॉर्म कर लें। नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉटल्स। ओके, उसने कहा कि एक जो बैच बन रहा है बॉटल्स का 25 बॉक्सेस में है, 25 बॉक्सेस में हर एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स, 12 है। वो कह रहा है कि अगर सेम बैच बनाना हो, इस तरीके से 25 बॉक्सेस का एक पूरा का पूरा कंटेनर हमने बनाया है जिसके अंदर 25 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक और हमने बैच बनाना हो जिसमें 20 बॉटल्स हम लोग रखें ईच बॉक्स में, तो कितने 20 बॉटल्स अगर हम लोग रखें ईच बॉक्स में तो कितने बॉक्सेस हम लोगों को यूज़ करने होंगे, यानी ये आपको फाइंड आउट करना है। सो सिंपल है बेटा, 12 बॉटल्स अगर हम लोग एक बॉक्स में 12 बॉटल्स का यूज़ कर रहे हैं, 12 बॉटल्स अगर आ रही हैं और कितने बॉक्सेस तैयार हो रहे हैं, 25 बॉक्सेस तैयार हो रहे हैं। ओके, अगर हमारी अब नंबर ऑफ बॉटल्स क्या हो जाएंगी, 20, अगर अब हमारी नंबर ऑफ बॉटल्स क्या हो जाएंगी 20, तो बॉक्सेस भी क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, 12 बॉटल्स से अब कितनी बॉक्सेस, एक ही बॉक्स में 20 बॉटल्स आप फिल कर दोगे। अगर आपने पहले 20 बॉटल्स इसी में फिल कर दी तो अगले बॉक्स में क्या आएंगी, कम बॉटल्स आएंगी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास 6 पर्सन हैं और 3 रूम्स हैं, आपने हर एक रूम में 2-2 पर्सन्स को भेज दिया है। अब मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपने अब 2 की जगह, यानी पहले 12 थे इंक्रीज करके 20, 2 पर्सन की जगह हर एक रूम में 3 पर्सन्स को भेज दिया, तो रूम्स क्या हो गए, कम ना, यानी वो पहले 2 रूम्स में ही एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसे ही बेटा 25 बॉक्सेस की जरूरत पड़ रही थी और हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स आ रही थी, लेकिन अब हमने बॉटल्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी 20 बॉटल्स हम लोगों ने एक ही बॉक्स में डाल दी, यानी अब हमारे बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, कम। तो यहाँ पे चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, यहाँ पे चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, इनवर्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, इनवर्स का एग्जाम्पल है। 3 रूम्स हैं, हर एक पर्सन 2-2 रूम, हर एक 2-2 पर्सन हर एक रूम में गए हैं। अगर मैं एक ही रूम में 3 पर्सन लगाऊं तो हमारे रूम्स कम हो जाएंगे, ऐसे ही हमारे बॉक्सेस कम हो जाएंगे क्योंकि मैंने बॉटल्स एक ही बॉक्स में ज़्यादा एडजस्ट कर दिए हैं। इसे इनवर्स से सॉल्व करो बेटा, 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 2 के टेबल में 10, 2 के टेबल में 6, 5 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 2, 2 के टेबल में अगेन 3। सो अब आपको कितने बॉक्सेस लगेंगे, 15 बॉक्सेस लगेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जो 42 मशीन्स चाहिए उसे 63 डेज में आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए। अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। आर्टिकल आपके पास कुछ भी हो सकता है, एक फैक्ट्री है वो ग्लास, कटोरी, टॉयज कुछ भी बना रही है, उसमें उस वर्ड को आर्टिकल का है, हमें नहीं पता कि वो क्या बना रही है। और
जो नंबर ऑफ मशीन्स उसने कहा है, नंबर ऑफ मशीन्स कितनी चाहिए, नंबर ऑफ मशीन्स 42, और कितने 42 मशीन 63 डेज में, नंबर ऑफ डेज 42 मशीन्स 63 डेज में क्या कर देती है, कवर कर देती है, आर्टिकल्स बनाती है। वो कह रहा है कितनी मशीन चाहिए अगर हमें वही चीज़ें 54 डेज में चाहिए, यानी डेज कम कर दिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। इस क्वेश्चन को आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक हाउस था कंस्ट्रक्शन के लिए, ये हाउस एक दिन में ये हाउस 11 डेज में प्रिपेयर हो रहा है। कितने दिन में प्रिपेयर हो रहा है, 11 डेज में। और 11 डेज में प्रिपेयर करने के लिए, चलो इसका एग्जांपल 63 से ही लेते हैं। 63 डेज में इस हाउस को प्रिपेयर करने के लिए 42 वर्कर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। 42 वर्कर्स इसके अंदर काम कर रहे हैं 63 डेज में इस हाउस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो इस घर का ओनर है उसने कहा कि मुझे ये हाउस 54 डेज में कंप्लीट चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने क्या कर दिए, वर्कर्स बढ़ा दिए। वर्कर्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए। क्यों, क्योंकि मुझे अब जल्दी से काम करवाना है। इस चीज़ को आप यहीं पे कर सकते हैं। अगर हमारे पास मुझे कम दिन में काम करवाना है तो मशीन्स भी क्या करनी पड़ेंगी, बढ़ानी पड़ेंगी। यानी आपके पास जो वैल्यू ए आएगी वो क्या आएगी, इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे चीज़ें कम हो रही हैं, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे चीज़ें इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज अगेन इज इन योर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप आंसर में लिखेंगे इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 54। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए मल्टीप्लाई 54, ये 54 इधर आके डिवीजन में 2 के टेबल पे 21, 2 के टेबल में 27, 3 के टेबल में 7 पे, 3 के टेबल में 9 पे, 9 के टेबल में 63, 7 पे। ओके, जिसको डायरेक्टली नहीं आ रहा वो 3 के टेबल पे भी इसे कैंसिल कर सकता है। 3 के टेबल पे 3 ए, 7 into 7 gives you 49 मशीन्स। सो आप इसके पीछे लगाएंगे 49 मशीन्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है कि एक कार है जो 2 आवर्स लेती है किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, अगर वो 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। एक टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। टैबुलर फॉर्म में जिसको प्रॉब्लम आ रही है कन्वर्जन में, तो जो चीज़ें आपको गिवन है, जो क्वांटिटी आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 42 मशीन्स डेज, आपको वही यहाँ पे क्या लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है। जैसे यहाँ पे आवर्स गिवन है, सो आप यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं। 2 आवर्स ले रही है वो, और टाइम किस में चल रहा है, घंटों में, आवर्स में। नेक्स्ट स्पीड लिख सकते हैं। स्पीड किस में चल रही है, किलोमीटर पर आवर में चल रही है 60। अगर वो 60 की स्पीड से जाता है तो 2 घंटे में पहुंच जाता है। वो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा अगर वो 80 की स्पीड पे जाएगा। ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये मेरी आपकी बेसिक की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके बेसिक की वीडियो देखें। सो इट इज अगेन इन इनवर्स प्रोपोर्शन। So 2 divided by 60 is equal to A divided by 80. So 2 multiply 60 is equal to A multiply 80. 80 मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाके डिवीजन में 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 4 पे कैंसिल, 2 के टेबल में अगेन कैंसिल, गिव्स यू 3/2 is equal to A. इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने पे हमारे पास कितना आएगा, 1.5 is equal to A। और ये 1.5 जो आ रहा है वो आपका आर से, तो यहाँ पे आप आर लगा देंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 2 पर्सन्स हैं, फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। 2 पर्सन हैं, वो किसी घर में क्या कर रहे हैं, विंडो लगाने का काम कर रहे हैं, और 2 पर्सन्स उस विंडो को 3 days में लगा देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैबुलर फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करें। number of workers, then we have number of days, 2 workers in 3 days. नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। काम शुरू होने से पहले एक पर्सन बीमार हो जाता है। तो वो कह रहा है कि वो जॉब कितने दिन चलेगी, यानी अब पर्सन कितने वर्कर, एक तो बीमार हो गया यानी हमारे पास एक ही पर्सन बचा है। नंबर ऑफ डेज पूछे उसने, वो जॉब कितने दिन चलेगी। और सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि कितने पर्सन चाहिए अगर हमें वो विंडो एक ही दिन में फिक्स करवानी है, एक ही
दिन में फिक्स करवानी है। ओके, सो पहले ये हम लोग निकाल देते हैं, ये तो बहुत ईजी है। 2% 3 दिन में कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ 1% होगा, सिर्फ यहाँ पे एक ही पर्सन होगा, तो 1% को वो फिट करने में ज़्यादा दिन लगेंगे। यहाँ पे चीज़ें डिक्रीज हो गई और यहाँ पे चीज़ें इंक्रीज होंगी। ओके, सो 2 ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। सो 2 मल्टीप्लाई 3 गिव्स यू हाउ मच, 1 मल्टीप्लाई एक्स। सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एक्स, 6 आपके पास क्या चल रहे हैं, डेज, तो 6 डेज। सेकेंड पार्ट एक बार कंफर्म करें, यहाँ पे मैंने कहा है कि अगर आपके पास ये सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको वर्कर्स का दिया था, कि अगर मेरे पास ये 3 दिन में फिक्स होती है, अगर ओनर चाहता है कि एक ही दिन में फिक्स हो जाए विंडो, तो मुझे पर्सन्स क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज, यानी और पर्सन्स को लेके आना पड़ेगा, यानी यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। किसी काम को अगर आपने एक ही दिन में कंप्लीट करवाना है, तो आपको ज़्यादा पर्सन्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, ज़्यादा पर्सन्स लगाने पड़ेंगे उस काम पे, ताकि वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं, तो इंक्रीज और डिक्रीज, इसका मतलब ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। और अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि वो इन्वर्स में, तो सिचुएशन इन्वर्स में ही जाएगी। 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, उससे कंपेयर कर लें जो आपको गिवन है। यहाँ पे मैं x की जगह 2/3 लिख लेती हूँ, आप इससे भी आंसर को निकाल सकते हैं, वैल्यू x की आ चुकी है आपके पास। सो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 1, 6। तो 6 पर्सन्स यहाँ पे आप लिखोगे कि हमें 6 पर्सन की ज़रूरत होगी अगर। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि एक स्कूल के पास 8 पीरियड्स हैं एक दिन में, और हर एक पीरियड 45 मिनट्स का है। अगर स्कूल जो है 9 पीरियड्स लगाने लग जाए एक दिन में, तो आवर्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्कूल आवर्स सेम है। नंबर ऑफ स्कूल आवर्स का मतलब, अगर आप पर्सन सुबह 7 बजे जाते हो, अगर आपका 7 बजे से 3 बजे का स्कूल है, तो वो तो सेम रहेगा, लेकिन अब पीरियड कितने का हो जाएगा। सो नंबर ऑफ पीरियड्स, अब 8 पीरियड्स लगते हैं, 45 मिनट्स, टाइम ईच पीरियड टेक। ओके, 45 मिनट्स लगते हैं। अगर नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज कर दिया जाए, अब नंबर ऑफ पीरियड्स क्या कर दिए जाएंगे, इंक्रीज कर दिए जाएंगे, यानी 9 पीरियड लग रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा। आप इस क्वेश्चन को इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पीरियड लगते हैं और हर एक पीरियड 30 मिनट का लगता है। ओके, हर एक पीरियड क्या है, 30 मिनट का है। अब मुझे 30 मिनट का मतलब है कि मेरे पास टोटल 60 मिनट है, यानी आपको 1 ही घंटा पढ़ना है, राइट। अगर मैं कहूँ कि अब आपको 3 पीरियड लगने हैं, तो आपको इस 1 घंटे को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी अब हर एक पीरियड कितने का हो जाएगा, 20 मिनट्स का हो जाएगा। यानी आपको टाइम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि जो एक एक्स्ट्रा पीरियड आप लेके आए हैं अपने शेड्यूल में, उस पीरियड का आप क्या निकाल पाए, टाइम। तो हर एक पीरियड से आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालेंगे, तो यहाँ पे तो चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा पर पीरियड का, डिक्रीज। तो ये आपका एग्जाम्पल अगेन किस में है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसे लेट से ए, इसे सॉल्व कर दो, इट्स वेरी इजी। 9 मल्टीप्लाई ए, 8 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू ए। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। होप यू लाइक इट। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।